हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, और क्या ज़रूरत पड़ती है कि सेल जो है वो डिवाइड करता है। अच्छा, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर पढ़ा था, सबसे पहला लेक्चर जब पढ़ा था हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में भी समझा था कि सेल थ्योरी आई थी तो जो स्लाइडेन और स्वान थे उन्होंने क्या बताया। उसी के साथ साथ हम लोगों ने बात की थी कि जो वर्चो थे उन्होंने ये बताया था कि जो नए न्यू सेल्स होते हैं यानी कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है ना। जो वर्चो थे उन्होंने क्या बताया था कि जो न्यू सेल्स होंगी उनका जो ऑरिजिनेशन है वो किससे ऑरिजिनेट होंगी, वो होंगी ओल्ड सेल से या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगी उनसे उनका निर्माण होगा, जो नई सेल्स होंगी। ठीक है, यानी कि पहले से जो कोशिकाएं बॉडी में प्रेजेंट हैं, शरीर में उपस्थित हैं, उन्हीं कोशिकाएं से क्या होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी कि जो वही कोशिकाएं क्या करेंगी, नई सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ वर्चो ने बताई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है और किस तरह से होता है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, अब पहले इसके 3 कारण हो सकते हैं कि जो सेल डिवीज़न है वो 3 कारणों से हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन यानी कोशिका का विभाजित होना, कोशिका का विभाजन यानी कि उसका बट जाना। ठीक है, सेल डिवीजन इसके 3 कारण हो सकते हैं या फिर 3 इसके आधार है, किस आधार पर कोशिका जो है वो डिवाइड हो रही है। अगर हम इसके आधार की बात करें तो 3 आधार हो सकते हैं, इसके 3 आधार हो सकते हैं। पहली चीज तो कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, सबसे पहला जो कारण आ जाता है कि सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहला कारण तो आता है ग्रोथ। क्या है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। अब ग्रोथ क्यों, देखो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे मिलियन बिलियन सेल्स पाए जाते हैं, है ना, इतनी संख्या में कोशिकाएं होंगी हमारी बॉडी में। अब वो कोशिकाएं जो है, ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोगों का जन्म हुआ था तो उसी टाइम पर मिलियन से बिलियन कोशिकाएं हमारी बॉडी में नहीं होंगी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेल डिवाइड हुई होगी, इसी कारण से जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसका नंबर भी इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, कि एक कोशिका होगी उसमें डिवीजन हुआ होगा। अब वो डिवीजन ही हमें पढ़ना है कि सेल जो है वो डिवाइड किस तरह से करती है और किस तरह से अपना नंबर बढ़ाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम अपनी बात करें, अगर हम देखें कि जो एक शिशु होता है, अगर हम छोटे से बच्चे की बात करें, शिशु की बात करें, जो कि मान लो 2 साल का है। ठीक है, वो कितने साल का है, 2 साल का है, 2 years old है। ठीक है, और अगर हम इसी जगह बात करें एक वयस्क की बात करें, मान लीजिए वो कितने साल का है, 21 साल का वो है। ठीक है, 21 years old है। तो अब मैं बात करूँ कि 2 साल के बच्चे में और एक 21 साल के इंसान में क्या अंतर है, तो अब सिंपल से बता सकते हो कि उसके शरीर में और उसके शरीर में बहुत काफ़ी अंतर है। ठीक है, मेन जो उन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वही देखेंगे कि वो उसकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, उसकी मांसपेशियां जो है वो थोड़ी कमज़ोर होंगी, लेकिन अगर हम वयस्क के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वयस्क जो होगा वो थोड़ा मजबूत होगा। ठीक है, उसकी हाइट भी कई ज़्यादा होगी, है ना। तो ये अंतर होता है। अब ये अंतर क्यों है, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो सेल है उसने कुछ तो किया होगा, सेल में कुछ तो परिवर्तन आए होंगे, कुछ तो चेंजेस आए होंगे कि तभी तो हम एक छोटे से बच्चे से इतने बड़े बन जाते हैं, है ना। ज़रूरी तो है नहीं, ये तो था नहीं कि हम जब पैदा हुए थे तभी हमारी बॉडी में मिलियन से बिलियन सेल्स हुई होंगी, है ना। ये नंबर जो है आगे चलते चलते समय के साथ साथ बढ़ता गया। ठीक है, अब ये सेल जैसे कि ग्रोथ के बारे में मैंने बताया है, तो ग्रोथ इसी चीज़ को बोलते हैं कि वृद्धि के आधार पर भी, यानी कि वृद्धि करवाने के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी जो सेल है वो डिवाइड होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, सेकंड जो आधार है या फिर जो बेस है, वो सेकंड हमारा बेस है, क्या है, रिपेयरिंग का, रिपेयर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्लेस का, रिप्लेस। ठीक है, रिपेयर या फिर रिप्लेस। रिपेयर यानी कि मरम्मत के लिए और रिप्लेस यानी कि कोशिका के स्थानांतरण के लिए। रिप्लेस यानी कि स्थान बदलने के लिए। ठीक है, अब रिपेयरिंग और स्थान बदलने के लिए मतलब क्या है इसका। रिपेयरिंग का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में से, मतलब हमें जो भी आघात होती हैं, आघात का मतलब होता है जैसे चोट वगैरह हो गई, ठीक है,
चोट हो गई जिसके कारण से हमारी बॉडी पर मान लीजिए कोई कट लग गया, छोटा सा कट भी लग गया, तो उसमें अगर हमें ब्लड आ रहा है या फिर छोटा सा कट भी लग गया, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ की जो सेल्स हैं वो नष्ट हो गई हैं, ठीक है, वो वहाँ की जो सेल्स हैं वो मर चुकी हैं। तो अब ये जो मरी हुई सेल्स हैं अब वो वहाँ पर तो प्रेजेंट रहेंगी नहीं हमेशा के लिए, उसने ज़रूरत है कि उन्हें क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए या फिर उनकी मरम्मत करी जाए। तो ये काम जो है वो भी नई सेल्स यानी कि जो सेल डिवीज़न है वो क्या करता है, सेल को डिवाइड करवाता है ताकि उस जगह को भरा जा सके, ठीक है, यानी कि जो सेल्स मरी हुई हैं उनको रिप्लेस कर सके, जो मरी हुई सेल्स हैं उनको हटाया जाए, ठीक है, और उनकी जगह नई सेल्स को सेल डिवाइड करके उन नई सेल्स को वहाँ पर रख देगा, ठीक है। और रिपेयरिंग का यानी रिपेयर अगर कोई कट भी जाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो घाव होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घाव भरना। घाव भरना किस तरह से भरता है घाव, ठीक है, वहां पर क्या होती है, जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं वो क्या होती है, डिवाइड होती जाती हैं ताकि वो घाव जो है वो जल्दी से भर जाए, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दूसरा कारण हो गया, ठीक है, कि रिप्लेस करना सेल को और दूसरा रिपेयर करना। तीसरा कारण है रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ हम बोल सकते हैं स्पेशल सेल्स में होता है। जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए जो सेल डिवीजन है वो स्पेशल सेल में होता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, अब ये क्या है, एक नया पॉइंट आया जनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है ये, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब ये तीनों चीजें नोट करो, ठीक। अब जो सेल डिवीजन है उसके टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में समझते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। सेल डिवीजन में सबसे पहला देखो दो टाइप्स इसके हैं, दो टाइप हैं इसके, ठीक है। एक तो है समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन। एक और टाइप आ जाता है जिसके बारे में समझ लेते हैं पहले, तो जिसको हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, ठीक है, और इंग्लिश में से कहते हैं ए माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। ए माइटोसिस डिवीजन है यानी कि जो असूत्री विभाजन है, इसमें क्या होता है कि कोई सेल है, ठीक है, इसमें कोई सेल है, मान लो सेल यानी कि कोशिका है, ठीक है, मान लो ये कोशिका है, एक कोशिका है। अब इस कोशिका का जो केंद्रक है, जो केंद्रक है ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये केंद्रक क्या करता है, पहले तो लंबा होगा फिर, ठीक है, बीच से डिवाइड कर जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये सेल क्या करेगी, इस सेल में क्या होगा, इसके अंदर का जो केंद्रक है पहले तो वो लंबा होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लंबा हो जाएगा, और फिर इसके बाद इस सेल में क्या होगा, ये बीच से ब्रेक कर जाएगा, बीच से ब्रेक कर जाएगा तो ये दो इस तरह से न्यूक्लियस बना लेगा। अब ये एक ही सेल है, एक ही सेल में डिवीजन हो रहा है किसका, तो इसमें क्या होगा, पहले केंद्रक जो है यानी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा, केंद्रक जो है वो पहले विभाजित होगा, ठीक है, सेल के अंदर ही, तो इस तरह से दो वो क्या कर लेगा, केंद्रक बना लेगा। अभी सेल डिवाइड नहीं हुई है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेल है वो उसकी जो लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अलग होती जाती है, यानी कि मुड़ती जाती है। तो इस तरह से अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगी, इस तरह से पतली होती जाती है बीच से, ठीक है, बीच से क्या होगी, पतली होती जाएगी, और ये फिर डिवाइड कर जाएगी टोटली, तो ये दो सेल्स बना लेगी, कंप्लीटली दो सेल बना लेगी, ठीक है, एक ये सेल बन जाएगा और ये सेल बन जाएगा, ठीक है, एक ये सेल बन जाएगा और एक ये सेल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं एमाटोसिस डिवीजन। तो इस तरह से डिवीजन जो है वो होता है सेल का, तो इसको हम बोलते हैं एमाटोसिस डिवीजन। अब ये किस किस में होता है, एग्जाम्पल देख लो इसके, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि ये होता है जीवाणुओं में, ठीक है, जीवाणु में होगा, कवक में होता है, शैवाल में होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें इस तरह का जो सेल डिवीजन है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो मुख्य हैं उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखो मुख्य जो है, जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है, पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादातर इस सेल डिवीजन से रिलेटेड आप में डिफरेंस ही पूछा जाता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में। तो सेल डिवीजन के टाइप्स की बात कर लें, दो टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, टाइप्स की बात करें, प्रकार, ठीक है।
तो जो सेल, जो इसके टाइप्स हैं, दो तरह होते हैं इसके, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। दो प्रकार के सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होते हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें और चाहे एनिमल्स की बात करें, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये हमारे कायिक कोशिकाओं में होती है, इसीलिए इसे कायिक विभाजन भी कहते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कायिक विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। कोशिका यानी कि कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक जो सेल्स होते हैं उनमें होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है यानी कि जो माइटोसिस होता है वो ऐसे सेल्स में होता है जैसे कि जो हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रोथ जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि हम मसल सेल्स की बात करें, ठीक है। और जैसे कि बोन सेल, ठीक है, जो अस्थि होती हैं, अस्थि कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का, यानी कि जो हमारा माइटोसिस है वो हमारे इन सब सेल्स में होता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम अगर बालू की बात करें तो बालू की ग्रोथ किसके कारण होगी, उसमें जो सेल होंगे वो हमारा माइटोसिस करेंगे, ठीक है, यानी कि बालू की ग्रोथ हो, ठीक है। हमारे हाथ पैर, ठीक है, हमारी हाइट की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो है सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, जो कायिक कोशिका होती हैं, उनमें हमारा क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में आ जाओ, यानी कि ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो समसूत्री विभाजन है ये हमारा वृद्धि के लिए निर्भर करता है, यानी वृद्धि जो है वो किसके अनुसार होगी, किसके द्वारा होगी, समसूत्री विभाजन के लिए, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए, ओके। तो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब हम अर्धसूत्री विभाजन के लिए बात करें तो मैंने कहा कि कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनमें हमारा क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन जो है ये हमारा किसमें होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ये हमारा कायिक कोशिकाओं में होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है ये होता है जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। अब हम लोग ये कंफ्यूज हैं थोड़ा बहुत कि हम लोगों ने तो सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल ही से जो होल बॉडी है उसका निर्माण होता है, पूरी बॉडी यानी कि पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का निर्माण होगा एक सेल से। बट अभी यहाँ पर एक नई चीज आ गई, वो है जनन कोशिका। अब जनन कोशिका या फिर रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, ये तो एक नई चीज है। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला, जनन या फिर प्रजनन, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, जनन या फिर प्रजनन। अब जनन या फिर प्रजनन या फिर जो रिप्रोडक्शन है उसका मतलब होता है कि जो एक संतति होती है, यानी कि जो माता पिता होते हैं वो अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। जो रिप्रोडक्शन है उसी के द्वारा, यानी कि ये जनन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा संतति या फिर हम बोल सकते हैं किसी जीव का निर्माण होता है या फिर जीव की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे हमारे माता पिता, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ होगा तभी तो हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो क्या होती है एक पीढ़ी क्या करें, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, माता व पिता अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये होता है, जनन दो तरह का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, जिसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है इसमें
जो विभाजन होगा इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम जनन कोशिका यानी रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जिनमें जो कि रिप्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, अब उसके बारे में समझो। जो मियोसिस होता है, ठीक है, इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जनन कोशिकाओं में होगा ये। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाएंगे आगे चल के, जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सेल जो कि गैमेट बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम जनन कोशिका बोलेंगे या फिर जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो ये किसके लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो माइटोसिस है वो किसके लिए होगा, क्योंकि उसे ग्रोथ करवानी है, बॉडी की, शरीर का विकास करना है, शरीर में वृद्धि करनी है। ठीक है, तो उसमें जो हमारी बाकी की सारी सेल्स होंगी, जो कायक कोशिकाएं होंगी, तो कायक कोशिका हम उसे बोलते हैं जो कि नंबर ऑफ सेल बनाते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। ठीक है, यानी कि हमारा विकास हो सके। और दूसरी तरफ एक सेल ऐसी होती है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कुछ जनन अंग होते हैं। ठीक है, जो कि जनन की क्रिया करवाते हैं ताकि हम आगे चलकर अपनी संतति को उत्पन्न कर सकें। तो ऐसे जनन अंगों के पास यानी गैमेट बनाने के लिए, गैमेट अभी हम लोग समझेंगे, अभी मैं इस प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा समझाऊंगी। ठीक है, तो जो जनन है यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, उसके लिए जो डिवीजन होगा, जो विभाजन होगा, वो किस प्रकार का होता है, वो किस तरह का होता है, वो होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इस विभाजन में अभी हम लोग समझते हैं। तो ये जैसे कि ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए होता है, इस तरह से ये हमारा होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यानी युग्मक निर्माण के लिए। युग्मक निर्माण के लिए। ठीक है, बात समझ में, इसे नोट करो। अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं। अभी पहले मैं समझा देती हूँ समसूत्री, अभी मैं समझा देती हूँ समसूत्री विभाजन को। ठीक है, फिर हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो, हम लोगों ने बात की, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में मान लीजिए कि कोई एक मदर सेल है, यानी कि जिस सेल में डिवीजन होता है, यानी जो सेल जो कोशिका विभाजन करती है उसे हम लोग मदर सेल बोलेंगे, मातृ कोशिका बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से एक बच्चे को जन्म कौन देता है, एक माँ देती है, उसी तरीके से एक नई कोशिका कौन बना रही है, एक मातृ कोशिका ही तो बनाएगी, तो इसीलिए हम उसको मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, और उससे जो कोशिकाएं बनेंगी उन्हें हम डॉटर सेल बोलेंगे। अब तो हम उसे डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसे पुत्री कोशिकाएं क्यों बोलते हैं। ठीक है, पुत्र कोशिकाएं क्यों नहीं बोलते, पुत्री कोशिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल वो बनाएगी फिर से वो जो सेल होंगी वो भी तो डिवीजन कर सकती है ना, तो इस तरह से उन्हें पुत्री कोशिकाएं बोलती हैं। तो ये एक है सेल। ठीक है, अब इस सेल को मैं क्या बोलूंगी, इस सेल को हम बोलेंगे मदर सेल। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, मदर सेल, यानी कि मातृ कोशिका। ओके, अब एक चीज यहां पर समझो, हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की। केंद्रक में हम लोगों ने समझा था क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इन सब चीजों के बारे में समझा था। ठीक है, क्रोमोसोम जो कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब अगर यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को, यानी कि मनुष्य की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और मनुष्य में देखो हर किसी में जो ये क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र का जो नंबर होता है, इसकी जो संख्या होती है, हर किसी में वेरिएबल होती है, हर किसी में अलग अलग होगी। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर होती है इसकी संख्या 46, और ये जो क्रोमोसोम है वो होते हैं प्रेजेंट किसमें, पेयर में। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बताया, अगर ये जो संरचना होती है ना, ये जो संरचना होती है ये कहलाती है क्रोमेटिड। ठीक है, ये संरचना कहलाती है क्रोमेटिड। और जब ये अपनी ही फोटोकॉपी बनाकर चलता है, ये अपनी एक कॉपी बनाकर चलता है, एक प्रतिकृति बनाकर चलता है, तो इस तरह से संरचना बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो
इस तरह के हमारे पास होते हैं 46 या फिर हम बोल सकते हैं 23 का ये क्या होता है, पेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पेयर में है, और जबकि ये क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। तो जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि वो पेयर में होते हैं, जब क्रोमेटेड पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास या तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 23 का पेयर है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो आप चाहे 46 बोल दो या फिर आप 23 बोल दो। अभी बस इन सब चीज़ों को समझो। ठीक है, इन सब चीज़ों को सुनो, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करो, ये आगे चलकर आप लोग समझोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बट अभी आपको क्योंकि माइटोसिस और मेयोसिस को डिटेल में समझना है तो इसलिए मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। अभी बस इतना याद रखो कि हमारे अंदर मनुष्य में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ये सेल है जिसको मैंने क्या बोला, ये है मदर कोशिका यानी कि मातृ कोशिका। अब ये हमारी कैसी सेल है, ये हमारी है डिप्लॉइड सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे, यानी कि द्विगुणित। ठीक है, अब इसमें मान लो क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम है। अब इसके बाद क्या होता है डीएनए पृथक्करण। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अभी बस इतना समझो, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं, प्रतिकृति। देखो क्या होता है, अभी आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में, डीएनए प्रतिकरण के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझोगे। यहाँ पर से समझो, इस तरह से समझ लो, एक डीएनए, ये क्या है, एक डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समझ लो, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस तरह से है, साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर जब ये एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक दूसरे से बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी हम समझेंगे आगे चलकर। बस आपको इतना याद रखना है कि क्या है, डीएनए में इस तरह से होती है। एक एंजाइम आता है जो कि इस मतलब ये जो बॉन्ड होता है इसे ब्रेक करके जाता है। ये दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर एक नई प्लेट बन जाती है, नई प्लेट बन जाती है, और इस थाइमिन के साथ फिर से यहाँ पर एक नया एडेनिन जुड़ जाता है, साइटोसिन के साथ नया ग्वानिन। ठीक है, इसके साथ नया साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरीके से एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ जाता है नया, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, यहाँ से ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इस तरह से 2 प्लेट्स बन जाती हैं, इस तरह से 2 प्लेट्स बन जाती हैं, और इस तरह से ये अपने नए फॉर्म में आ जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बन जाती है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए जो है वो अपनी ही कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बस आपको इतनी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये चीज़ है भी नहीं डिटेल में। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कि क्या हो गई, संख्या जो है बढ़ गई। अब ये जो सेल है वो एक सेल ही है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर अभी एक सेल के अंदर ही ये बात हो रही है। अब यहाँ पर जो डिवीज़न होगा, अब यहाँ पर जो माइटोसिस होगा, अब यहाँ पर ये जो सेल है जब डिवाइड करेगी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसके अंदर जो है संख्या 4 है, ये डिप्लॉइड सेल ही है, ये भी क्या है, डिप्लॉइड सेल ही है। यहाँ पर बस डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, इसको हम ये नहीं समझ लेना कि इसके अंदर 4 मतलब संख्या है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, क्योंकि उसे डिवीजन करना है। तो यहाँ पर जो नई सेल, 2 सेल, अब ये डिवाइड करके जो 2 नई कोशिकाएं बनाएगा, इसमें 2 क्रोमोसोम होंगे। अब इसमें भी बराबर क्रोमोसोम होंगे और इसमें भी बराबर ही क्रोमोसोम होंगे। इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। ठीक है, ये क्रोमोसोम था, ये कैसा था, डिप्लॉइड था, और ये सेल भी देखो डिप्लॉइड है, यानी कि इसी के समान है, यानी मदर कोशिका यानी कि जो मातृ कोशिका है उसी की तरीके से, यानी कि जो डॉटर सेल हैं, ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स। तो ये डॉटर सेल्स भी क्या है, बिल्कुल मदर सेल की ही हूबहू हैं, यानी कि उन्हीं की जैसी हैं। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है। बात समझ में आई? तो इस तरह से होता है माइटोसिस में, यानी कि जो नंबर है वो ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब एक मातृ कोशिका विभाजित होती है तो उसके दौरान जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, जो डॉटर सेल्स बनेंगी, वो उसी के नंबर, यानी कि उनमें भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है,
और उनकी जो संरचना है, इनमें जो लक्षण और उनमें जो गुण होंगे वो अपनी मातृ कोशिका की ही तरह होंगी, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह होगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसा था, माइटोटिक डिवीजन था। मसल सेल वगैरह में ये सब चीज़ें जो है वो इक्वल चाहिए, उनमें ज़रूरत नहीं है कि क्रोमोसोम आधा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मसल सेल वगैरह ये सब चीज़ें, हमारी स्किन में अगर चोट लगी है तो उस घाव को भरने के लिए ये नहीं है कि किसी में आधे नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के, किसी में आधे होंगे। ठीक, किसी की संख्या अलग होगी। ठीक है, किसी की संरचना अलग होगी। तो जो संरचना है और जो नंबर है वो बिल्कुल मातृ कोशिका के ही तरह होता है। यहाँ ये सेल भी डिप्लॉयड थी। ठीक है, और ये सेल भी क्या है, जो बनी है वो भी डिप्लॉयड ही है। ठीक है, समझाने के लिए दोनों को एक सा बना दो। ठीक है, इसमें भी 2 हैं क्रोमोसोम, डिप्लॉयड ही है। ठीक है, इसमें भी इक्वल थे, इसमें भी समझ लो 46 क्रोमोसोम थे। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इनमें भी क्या है, 46 क्रोमोसोम है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, दोनों की हम बात करें, इसमें भी 46, इसमें भी 46। तो एक कोशिका माइटोसिस के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, और वो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसे नोट करो अच्छे तरीके से, हम लोग समझ लेते हैं मियोसिस को जब तक। ठीक है, अब देखो मियोसिस में क्या होता है। अभी मैंने बात की कि ये क्या होता है, जनन कोशिकाओं में होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये तो समझ लो, इस चीज को देखो याद में नहीं रहेगा आपको, तो इस चीज को जरूरत नहीं है अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन नहीं आ रहा समझ में तो। बट यहाँ पर क्या होता है, जब डिवीजन होता है, डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, कॉपी बनाता है अपनी, और उसके बाद जब डिवीजन होता है तो उनमें भी देखो, ये देखो ना, मदर सेल से क्या हुआ, जब इसके अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उसके बाद 2 नई कोशिकाएं बनाई, तो उनमें देखो गुणसूत्र की संख्या समान है जितनी मातृ कोशिका में थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज, जैसे कि मान लो यहाँ पर भी एक मैंने मातृ कोशिका बनाई, इसमें भी क्या है, ये सेल है डिप्लॉयड। क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड यानी कि 2n है, द्विगुणित बोलते हैं हम जैसे। अभी बस आपको इतना याद रखना है, अभी मैं परिभाषा लिखूंगी तो उसे नोट कर लेना। ये संरचना जो भी मैंने समझाया है वो आराम से समझ में आ जाएगी। द्विगुणित है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मदर सेल है। ये क्या है, मदर सेल है, मातृ कोशिका। मातृ कोशिका। अब इस मातृ कोशिका में क्या होता है, इसका भी डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इसका डीएनए भी क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसमें। ठीक है, डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ इसमें, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए पुनरावृत्ति, देखो इसको डीएनए प्रतिकृति या फिर डीएनए पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको, डीएनए प्रतिकृति। अब इस डीएनए प्रतिकृति तो हो गई। अब विभाजन की बात आती है, तो ये तो माइटोसिस में हमने देख लिया कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक मदर सेल जब विभाजित होती है तो इसके बाद तो बनी है 2 कोशिकाएं। अब इनमें भी आधा नंबर चाहिए और आधा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मान लो 4 हैं गुणसूत्र, समझने के लिए यहाँ पर 4 हैं गुणसूत्र, तो आधे इसके पास चले जाएंगे, आधे जब ये एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाएगी तो उसमें आधे नंबर होंगे। तो इनमें से 2 नंबर तो इसके पास आ गए और 2 नंबर इसके पास आ गए। ठीक है, 2 इसके पास आ गए। अब इसके अंदर तो क्या थी, 46 क्रोमोसोम्स ही थे, 46 ही क्रोमोसोम थे। ठीक है, अब ये 2 थे तो यहाँ पर भी क्या है, 46 है, 46 इसके पास है, 46 इसके पास है। बात समझ में आई, 46 इसके पास है और 46 ही इसके पास है। अब ये सेल फिर से डिवाइड कर देती है, ये सेल फिर से डिवाइड करती है तो 2 बना लेगी, ये भी फिर से 2 बना लेगी। अब यहाँ पर देखो, जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो उनमें भी इक्वल चाहिए। अब जब इसके पास 2 क्रोमोसोम है, मान समझने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर इसके पास 46 है तो 46 मान लो, यानी कि 23। ठीक है, यानी कि 23 का पेयर है, ये भी 23 का पेयर है, और ये भी क्या था, 23 का पेयर था। इसको भूल जाओ। ठीक है, ये नहीं है कि 46 का पेयर है, ये है ना, ये तो रेप्लिकेट हुआ है डीएनए। क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ये ना समझ लो कि यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ गई है। ये डीएनए रेप्लिकेशन है, किसी में ये बताया भी जाता है और नहीं भी बताया जाता है, और इस चीज़ को आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, आप इसको देखो बस। ठीक है, यही इसी के अंदर चेंजेस आए हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन के, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ है। ठीक है, यही मान लो। तो ये क्या होता है, एक बार डिवीजन करेगा, उसमें क्या होती है, इक्वल होती है नंबर। ठीक है, 46 एक सेल के पास, 46 एक सेल के पास क्रोमोसोम्स। अब ये जब सेल डिवाइड करेगा तो इनको क्योंकि बराबर बांटना है, तो एक क्रोमोसोम मान लो इसके पास आ गया, आधी संख्या इसके पास आ गई, आधी इसके पास आ गई। इसी तरीके से इसको भी, तो आधे इसके पास आ गए और आधे क्या आ गए, इसके पास आ गए। यानी कि 46 जब आधे नंबरों में बटेगा तो 23 इसके पास है और 23 इसके पास है, 23 इसके पास है और 23 इसके पास है। ठीक है,
और इसी तरीके से 23 इसके पास है, 23 इसके पास है। बात समझ में आई? तो ये होती है चीजें। ये कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन करना पड़ता है तब होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से 46 होता है। बट ये जब करेंगे तो इनके पास क्या होगा, यानी कि ये कैसी थी, 2n थी। ठीक है, इसके बाद भी ये क्या है, ये भी क्या है, 2n है, और ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, क्या है, डिप्लॉयड है। बट जब ये डिवाइड कर गई तो ये क्या बची, ये हैप्लॉयड हो गई, ये हैप्लॉयड हो गई, ये हैप्लॉयड और ये हैप्लॉयड। यानी कि एक मात्र कोशिका से, मेयोसिस के बाद जब हम करें तो एक मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो वो अब विभाजन के पश्चात क्या बनाती है, 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि मेयोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉयड सेल यानी कि एक द्विगुणित कोशिका जब विभाजित करेगी मात्र कोशिका, तो उसके दौरान 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और वो चारों कोशिकाएं कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है, यानी कि अगुणित होती है। जबकि हम माइटोसिस की बात करें तो एक मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो वो 2 कोशिकाएं बनाती है, और दोनों ही कैसी होती है, मात्र कोशिकाओं के बराबर, यानी गुणसूत्र कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बट यहाँ पर गुणसूत्र क्या होंगे, आधे हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर आधे क्यों होते हैं। यहाँ पर मैंने जनन कोशिकाओं की बात की कि यहाँ पर आधे क्यों होते हैं, ये जनन कोशिकाओं की बात हो रही है। देखो अब ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मेयोसिस की बात हम कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की। मैंने बताया कि क्या होती है, जनन कोशिकाओं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें होता है। मेयोसिस में क्या होगा कि जो एक, जैसे कि मेयोसिस मैंने बोला जनन कोशिकाओं में होते हैं। जनन कोशिकाएं यानी कि मेल में भी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जनन अंग होंगे, ठीक है, जिनमें जनन कोशिका पाई जाएगी। और फीमेल में भी क्या होंगे, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब मेल यानी कि जो नर होता है इसमें भी जनन अंग होंगे, और फीमेल यानी कि जो मादा होती है इसमें भी अपने जनन अंग होंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल में क्या बनता है, स्पर्म होता है। इसमें एक सेल होती है जिसके निर्माण को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इस तरीके से, यानी कि शुक्राणु जनन बोलते हैं। और फीमेल में क्या होती है, इसमें जैसे अंडा होता है तो इसे अंड जनन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म होता है जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, जब ये शुक्राणु बनता है तब, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक कोशिका से क्या हो रहे, 4 कोशिका बने थे और वो हैप्लॉयड थी। तो जब शुक्राणु बनता है तो इसी तरीके से जो जनन कोशिका होती है, यानी कि शुक्र जनन कोशिका जैसे हम बोलते हैं, जिसके दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो शुक्र जनन कोशिका जो है जब वो विभाजित होती है, जिसको हम जनन कोशिका बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, मेयोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो शुक्राणु जनन कोशिका होती है जब वो विभाजित होती है, अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में क्या होगा, मेयोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। और उसके दौरान एक कोशिका क्या बनाएगी, 4 कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाएंगी, और 4 कोशिकाएं हैप्लॉयड होगी, यानी कि अगुणित होगी। ठीक है, यानी कि उनमें क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्रों का नंबर है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। तो स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म इसी क्रिया द्वारा बनता है मेयोसिस के दौरान। ठीक है, और ये कैसा होता है, हैप्लॉयड होगा। ठीक है, अब मेल, मान लो इसकी जो एक सेल है, अब मेल जो है इसके पास एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, इस तरह के फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। फीमेल के पास भी क्या है, 46 क्रोमोसोम, यानी कि 46 गुणसूत्र हैं दोनों के पास। मेल के पास यानी नर के पास भी 46 गुणसूत्र हैं, और माता के पास भी क्या है, 46 गुणसूत्र हैं। ये दोनों की कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो इसकी कोशिकाओं ने क्या निर्माण किया, स्पर्म का निर्माण किया। ठीक है, और मादा ने क्या बनाया, ओवम बनाया, यानी कि अंडाणु। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और ओवम यानी कि अंडाणु। जैसे मैंने बताया ना कि शुक्रजनन कोशिका होती है, तो शुक्रजनन कोशिका है मान लो ये, और ये अंडजनन कोशिका है, तो इससे क्या बना, अंडाणु, स्पर्म बना, और इससे अंडाणु बना। यानी कि ये लिख दो यहाँ पर, शुक्रजनन कोशिका। ठीक है, शुक्रजनन कोशिका, और ये है अंडजनन कोशिका। अंडजनन कोशिका दोनों के दोनों क्या है, डिप्लॉयड है। ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब जब ये क्या करती है, गुणसूत्र के, अब ये स्पर्म जब इससे बना, स्पर्म जब बना तो उसमें जो संख्या थी वो कैसे था, जो स्पर्म बना, यानी कि इस कोशिका से, शुक्रजनन कोशिका से जब स्पर्म बना, यानी कि जब गैमेट बना, तो उसमें संख्या कितनी थी, हैप्लॉयड थी, यानी कि n बच गई। यानी कि इसमें गुणसूत्र कितने हो गए, 23 हो गए।
इसी तरीके से अंडाणु की हम बात करें, ओवम की हम बात करें, तो ओवम में जो अंडजनन कोशिका से जब ओवम बना, यानी कि जब अंडाणु बना, तो उसमें जो संख्या थी वो भी कितनी थी? 23 थी। ठीक है, तो ये कैसा था? हैप्लॉइड था। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये क्या थी? द्विगुणित है। ये दोनों क्या है? द्विगुणित है। और ये कैसी है? अगुणित है। अब इन दोनों में जब मीटिंग होती है, जब दोनों में क्रॉस होगा, तो एक नई क्या बनेगी? कोशिका बनेगी, और जिसमें दोनों में से 30 और 30 कितने होते हैं? 30 और 30 प्लस कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, दोनों क्या होंगे? मिलेंगे, तो क्या बनेंगे? 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे, और यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये स्पर्म और अंडाणु यानी ओवम दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? एक एम्ब्रियो बनाएंगे। ये क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो, बात समझ में आई? जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है? माता पिता के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मान लो कि इसमें हाफ नहीं होता नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाता? हाफ नहीं होता, तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर कितनी हो जाती? मान लो यहाँ पर भी 46 होता, यहाँ पर भी 46 होता, तो 46 और 46 मिलकर के क्या होते? 92 बना लेते, जो कि मनुष्य में होता ही नहीं। मनुष्य में तो एक निश्चित गुणसूत्रों की संख्या दी गई है कि जो ये कितनी है? निश्चित है ना? जो ये कितनी है? 46 है, यानी कि 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? म्योसिस होता है, ताकि नंबर जो है हाफ हो जाए। और ये किस में होता? सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, ताकि गैमीट बन सके। तो ये स्पर्म और जो ओवम है ये क्या है? गैमीट हैं। ये दोनों क्या है? गैमीट हैं। तो ये क्या है? गैमीट्स हैं। तो जब गैमीट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया था कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट को हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं, युग्मक। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है, तब जो कोशिका है वो क्या होती है? आधी हो जाती है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है, ताकि आगे चलकर जब वो क्या करेगा? जब वो मीटिंग करेगा, तो जो नई संतति बनेगी, जो एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो से क्या बनेगी? संतति बनेगी, यानी संतान बनेगी। तो एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसमें नंबर जो है आधे कहाँ से? आधे पिता के पास से आए। ये क्या है? मेल यानी नर, और ये माता। तो जो संतति थी उसमें क्रोमोसोम 46 चाहिए थे, तो आधे 23 जो गुणसूत्र हैं वो उसके पिता से आए, और आधे 23 गुणसूत्र जो है वो उसकी माता से आए। ठीक है, तो उसके पास टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है, जो कि एक निश्चित होते हैं किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिया होती है, तो किसमें? ह्यूमन बॉडी में। बात समझ में आई? तो ये था म्योसिस के बारे में। अब इसे नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या फिर। तो देखो, माइटोसिस यानी कि हम समसूत्र विभाजन की बात करें, तो समसूत्र विभाजन में होता है कि इस विभाजन में एक द्विगुणित मात्र कोशिका से विभाजन के बाद या विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है तथा उसमें गुण या लक्षण मात्र कोशिका के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? माइटोसिस के बारे में था, यानी कि कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है, उसी के बराबर होता है, और उसकी संरचना वगैरह बिल्कुल समान होती है मातृ कोशिका की। ठीक है, तो वो मातृ कोशिका डिप्लॉइड होती है, तो उसकी जो संतति बनाएगी वो दो। ठीक है, तो वो भी डिप्लॉइड ही होंगी। बट म्योसिस में क्या होता है कि इस विभाजन में एक द्विगुणित मात्र कोशिका विभाजित होकर के 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है।
जिसमें सूत्रों की संख्या आधी यानी कि हाफ हो जाती है, ठीक है। और जबकि मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉयड सेल यानी कि एकमात्र कोशिका जो कि द्विगुणित है उसमें 46 गुणसूत्र हैं, और जब वो विभाजित होती है तो वो 4 अगुणित कोशिकाएं बना देती है, यानी कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो इसके दौरान 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि माइटोसिस में क्या होता है, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। बात समझ में आई? तो कंप्लीटली माइटोसिस और मियोसिस यानी कि हम लोगों ने सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को पढ़ लिया है, और यहीं पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो जो इसके बाद एक और लेक्चर है, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि उसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है, यानी कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंस होता है उसको आप देख सकते हो, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हमने सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं कि जैसे कि ये ऑर्गेनल है, जैसे कि हम हरित लवक की बात करें तो वो हमारे ह्यूमन सेल में नहीं होता है, हमारे अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा लवक वगैरह यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात करें, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें तो उसका शेप भी ये बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ना ही वीडियो बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सेल डिवीजन था, और इसी तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है यानी ऑफ द बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5 है जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो हमारे एक नए चैप्टर की आएगी, जिसको जो कि हमें पढ़ना है टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।